Hi, hello, and welcome to Anamika Story 1. आज हम सुनने वाले हैं एक प्यारी सी प्रेम कहानी जिसका नाम है अधूरे हम। तो चलिए बिना देर किए कहानी में आगे बढ़ते हैं। शाम के 7 बजे अर्जुन ऑफिस में अपना सारा काम खत्म करके घर के लिए निकल गया। इस बार क्योंकि काम बहुत था और मासी का भी फोन आया था तो वो हवेली में ही रहने का निर्णय लिया। अर्जुन की कार जब एक बड़े से गेट पर रुकी तो एक गार्ड आया और अपना सर अर्जुन के सामने झुका दिया और गेट खोल दिया। गेट के खुलते ही रास्ते 2 राह में बंट गया था और बीच में गार्डन था। उनकी ये हवेली बहुत बड़ी जगह में उनके दादाजी और नाना जी ने बनवाया था। इस हवेली के चारों ओर बड़ा सा 10 फुट का दीवार है जिसे कोई भी इतनी आसानी से नहीं चढ़ सकता और इस दीवार के ऊपर कांच के टुकड़े थे। उसके साथ साथ फेंसिंग भी लगाया गया था। जगह जगह पर सीसी कैमरा और हर थोड़े दूर पर कोई ना कोई गार्ड खड़ा था। गेट से हवेली तक कार में पहुंचने में ही 15 सेकंड लगे। जब अर्जुन कार से बाहर निकला तो देखा कि हवेली पूरी जगमगा रही है। पूरी हवेली किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। यहाँ आकर अर्जुन को उसके बचपन की बातें याद आ रही थी। कुछ वक्त बाहर ही खड़ा था अपने यादों में खोकर। फिर उसने अपना सर झटका और गहरी सांस लेकर अंदर बढ़ गया। वो अंदर गया ही था कि एक नौकर उसके सामने आया और उसके आगे झुका और उसके हाथ में से बैग ले लिया। उसके हॉल में आते ही उसे चित्रा दिखी जो हंसते हुए उसके और ही आ रही थी। उसने अर्जुन के सामने अपना सर झुका दिया तो अर्जुन ने कहा, आंटी ये आप क्या कर रही है? चित्रा को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा कि अर्जुन उसे इतना सम्मान देते हुए आंटी कहकर बुलाता है। उसने खुश होते हुए पूछा, अर्जुन बाबा आप कैसे हो? तो अर्जुन ने कहा, हम ठीक है आंटी, और आप? तो चित्रा ने कहा, हम भी बिल्कुल ठीक है। अर्जुन ने पूछा, आंटी मासी कहाँ है? जीविका सीढ़ियों से नीचे आते हुए बोली, यहाँ पर। जीविका अर्जुन की तरफ बढ़ गई। उसके आंखों में खुशी साफ साफ देखी जा रही थी। वो सीधे आकर अर्जुन के गले लग गई। उन्होंने अर्जुन के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेकर उसके माथे को छूमा। अर्जुन भी उन्हें बहुत प्यार से देख रहा था। जीविका ने पूछा, कैसा है हमारा बच्चा? तो अर्जुन ने जवाब देते हुए कहा, हम ठीक है मासी, आप कैसे हो? और नाना जी वो कैसे है? तो जीविका ने कहा, यहाँ भी सब कुछ ठीक है, बस हम तो साल भर इस दिन का इंतज़ार करते हैं जब हमारे सारे बच्चे कुछ दिनों के लिए ही सही हमसे मिलने आ जाते। पता है कितना याद आता है तुम सब बच्चों का? तो अर्जुन ने कहा, मासी अगर ऐसी बात थी तो आप और नाना जी थोड़े दिन के लिए मुंबई क्यों नहीं आ जाते? जीविका थोड़ा निराश होकर बोली, बेटा तुम तो जानते हो ना तुम्हारे नाना जी को, वो कभी नहीं मानेंगे। वैसे भी तुम्हें तो पता ही है कि वो तुम्हारे पापा और माँ से कितनी नफरत करते हैं। अर्जुन कुछ देर के लिए खामोश हो गया और फिर पूछने लगा, नाना जी कहाँ पर है? तो जीविका ने कहा, वो पापा के कुछ दोस्त आए थे तो वो उनके साथ ही बाहर गए। अभी तुम अपने कमरे में जाकर फ्रेश होकर आराम करो, हम तुम्हारे लिए खाना लेकर तुम्हारे कमरे में आते हैं। तो अर्जुन ने कहा, क्यों, हम साथ में खाना खाते हैं ना? तो जीविका ने कहा, बेटा आज हमारा उपवास है और पापा कल तक ही वापस आएंगे। ये सुनकर अर्जुन ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और कमरे में चला गया। ऊपर अर्जुन का कमरा आज भी बिल्कुल वैसा ही था जैसे उसके बचपन में था। वो कुछ देर वहाँ बैठा रहा। हर साल वो यहाँ आता है और जब भी आता है उसे बस अपने अतीत की कड़वी यादें ही उसके जहन में घूमती रहती थी।
कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर अपने कमरे के बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। वो बहुत बड़ा बालकनी था। उस हवेली के पहले माले के हर कमरे की बालकनी थी, जो बड़ी और सुंदर थी। उसे छोटे पौधे और पेड़ों से सजाया गया था। वहाँ पर एक छोटा सा टेबल और बैठने के लिए एक छोटा सा सोफा भी था। रात की ठंडी हवा जो अर्जुन के चेहरे को छू रही थी, उसे अपने मन के कालीपन की एहसास दिला रही थी। वहाँ खड़े खड़े अर्जुन अपने अतीत की यादों में खो गया। उसके आंखों के आगे उसके बीते हुए कल की तस्वीरें आने लगी थी और उसके कानों में कुछ पुरानी बातें सुनाई देने लगी थी। पहले एक औरत की प्यारी सी आवाज़ जो कह रही थी, अर्जुन बेटा इधर आओ, वहाँ मत जाओ। अर्जुन हमारा बेटा है, चाहे आप माने या ना माने, और ये शादी भी हम उसी के लिए कर रहे हैं। दूसरी आवाज़ एक आदमी का था, नहीं हम ये शादी नहीं होने देंगे। तीसरी आवाज़ ये कह रही थी, ये तुम्हारा नहीं हमारा बेटा है और हम इसे यहाँ से लेकर जाएंगे। बिल्कुल नहीं, चाहे अर्जुन को हमने जन्म नहीं दिया हो, पर हम ही इसकी माँ है। तुम्हारा कोई हक नहीं है इस पर। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। जीविका जब कमरे में आई तो देखा अर्जुन बालकनी में था। वो उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे आवाज़ दी, अर्जुन बेटा। अर्जुन अपने अतीत से बाहर आया और जीविका की ओर देखने लगा। जीविका उसका चेहरा देखकर ही समझ गई थी कि अर्जुन क्या सोच रहा था। जीविका ने कहा, दीदी की याद तो हमें भी आती है। इतने साल बीत गए, उन्हें हम सबको छोड़कर गए हुए, लेकिन आज भी उनके बिना हमारा दिन न शुरू होता है और ना ही खत्म। तुम्हें याद है अर्जुन, किस तरह दीदी तुम्हें खाना खिलाती थी? पूरे घर में दौड़ लगाते थे तुम, और तुम्हारे पीछे दीदी भी। प्यार भी तुम्हें ही ज़्यादा करती थी, और हम दोनों इस बात के लिए लड़ाई करते थे कि आज दीदी किसकी पसंद का खाना बनाती है। अर्जुन और जीविका दोनों ही इस बात पर हंस दिए। जीविका उसे सोफे पर बिठा दी और खाने की थाल लेकर उसके पास वाले दूसरे सोफा पर बैठ गई। जीविका अर्जुन को अपने हाथ से खाना खिलाते हुए कहा, दीदी को हम ऐसे ही याद करेंगे जो पल उन्होंने हमारे साथ हंसी खुशी बिताए थे। अर्जुन ने हामी भरी और खाना खाने लगा। कुछ देर पहले सिया के घर में जब खाना खाते वक्त घर की घंटी बजी और सिया की फ़ोन भी बजी, तब सिया ने ऑफिस से फ़ोन आते देख वो थोड़ा घबरा गई। उसने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ रैना थी। रैना बोली, सिया, धीरज सर ने कहा है जब तक अर्जुन सर यहाँ पर है तुम उनके साथ रहो और उनके कामों में मदद करो। वो अर्जुन सर अपने पीए को साथ लेकर नहीं आए तो कल सुबह 8 बजे उनके ऑफिस पहुँच जाना, मैं तुम्हें लोकेशन शेयर कर दूँगी। सिया ने बस हाँ कहा और फ़ोन रख दिया। आन्या अपना आवाज़ ठीक करते हुए आई और उसके पीछे ही कुणाल था। कुणाल सिया का मंगेतर है। सिया को देखकर वो मुस्कुरा दिया और सिया ने भी उसे देखकर मुस्कुरा दी। वैशाली भी किचन से बाहर आई तो देखा कि कुणाल आया था। वो कहने लगी, अरे जवाई साहब आइए, बैठिए ना, कैसे हैं आप? और घर में समधी जी और समधन जी कैसे हैं? तो कुणाल ने कहा, हम ठीक हैं और माँ और पापा भी बिल्कुल ठीक हैं। तो वैशाली ने कहा, वैसे आप सही वक्त पर आए हैं, आइए आप भी खाना खाने बैठ जाइए, हम आपके लिए खाना परोसते हैं। तो कुणाल ने कहा, नहीं, घर पर माँ हमारा इंतज़ार कर रही होगी, हम बस ये कहने आए थे कि हम कल मुंबई वापस जा रहे हैं। तो वैशाली ने कहा, अभी तो आप आए थे, कुछ दिन और रुक। वैशाली की बात को बीच में काटते हुए कुणाल ने कहा, कुछ ज़रूरी काम आ गया है तो जाना होगा। माँ ने ये भेजा है आपके लिए, यही देने आए थे, अब हम चलते हैं। वैशाली थोड़ा निराश हो गई, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी गर्दन हाँ में हिला दिया और सिया को इशारा किया कि वो कुणाल को बाहर तक छोड़ कर आए। सिया कुणाल के पीछे ही चली गई।
बाहर आकर कुणाल पीछे पलटा और सिया को देखने लगा। सिया ने धीरे से उसे पूछा, आप वापस कब आएंगे? कुणाल अपने मोबाइल देखते हुए बोला, शादी से 1 हफ्ते पहले। सिया ने पूछा, जो हमने आपसे कहा उसके बारे में आपने क्या सोचा? कुणाल सिया का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, सिया, हम इसके बारे में शादी के बाद सोचते हैं ना, अभी हमें एक दूसरे के बारे में जानना होगा। सिया ने अपनी आंखें नीचे कर ली तो कुणाल ने कहा, वैसे हमने सुना कि आज अर्जुन सिंघानिया यहाँ पर आया है, क्या ये बात सच है? सिया ने अपनी आंखें उठाकर कुणाल को देखा और सोचने लगी, अर्जुन सर के बारे में इन्हें कैसे पता चला? और फिर सिया ने बस हाँ में अपना गर्दन हिला दिया तो कुणाल के चेहरे पर एक चमक आ गई। वो पूछने लगा, क्या तुम उनसे मिली? सिया ने फिर से बस हाँ में गर्दन हिला दिया तो कुणाल ने कहा, तो ये अच्छी बात है, तुम उनसे बात करके अपना ट्रांसफ़र मुंबई क्यों नहीं करवा लेती? हमारा मतलब है तुम बहुत काबिल हो और यहाँ से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर होंगी तुम्हारे लिए। जो हमने कहा है उसके बारे में सोचो, ठीक है? अब हम चलते हैं। सिया ने बाय कहा और कुणाल के वहाँ से चले जाने के बाद अंदर आ गई। अपनी माँ, आन्या और छोटी के साथ उसने खाना खाया, पर उसके दिमाग में कुणाल के ही बातें घूम रही थी। आन्या सिया को बीच बीच में देख रही थी। खाने के बाद आन्या छोटी को सुलाने के लिए गई। सिया किचन में बर्तन साफ कर रही थी और वैशाली बैठे बैठे कुछ सोच रही थी। सिया की नज़र जब अपनी माँ पर गई, उसने कुछ सोचा और तेल लेकर उसके पैरों के पास बैठ गई और कहा, माँ आप थक गई होंगी, हम आपके पैरों पर तेल लगा देंगे। वैशाली ने मुस्कुरा दिया। सिया के सर पर हाथ फेरने लगी वो। तो सिया ने पूछा, माँ हम आपसे कुछ कहे? वैशाली ने कहा, हाँ बेटा बोलो ना। तो सिया ने कहा, माँ अगर हम शादी को कुछ दिन के लिए पोस्टपोन कर दे तो? मतलब अब देखिए ना, अब कितना तक जाती है, अगर हमें कुछ वक्त मिल जाता तो वैशाली ने कहा, सिया बेटा एक बेटी के शादी में वक्त कितना भी हो कम ही होता है, तुम इन सब के बारे में मत सोचो, हम सब संभाल लेंगे। कुणाल बहुत अच्छा लड़का है और उसका परिवार भी बहुत अच्छा है, तुम ज़्यादा मत सोचो और जाकर आराम करो। सिया ने जब कुणाल के बारे में सुना, उसे कुछ वक्त पहले उसकी बातें याद आ गई और वो सोच में पड़ गई। वैशाली वहाँ से उठकर अपने कमरे में आई, दरवाज़ा बंद कर लिया। वो अपने बिस्तर के पास गई और नीचे से एक बैग निकालकर उसे खोल दिया। उसमें उनके पति का फोटो था और उसके नीचे एक चेन, उसके साथ एक लॉकेट था। वैशाली उस चेन को अपने हाथों में लिए वो खुद से बोली, हमें पता है सिया कि तुम अभी शादी नहीं करना चाहते हो, पर बेटा हम मजबूर हैं। अगर तुम यहाँ ज़्यादा वक्त रही तो किसी न किसी दिन तुम्हारे सामने सच आ जाएगा और हमें इस बात का डर है कि अगर उन लोगों को तुम्हारे बारे में पता चला तो वो तुम्हें मार देंगे बेटा। अगर तुम्हारी शादी हो जाती है तो कुणाल और उसका परिवार के साथ तुम इस जगह से दूर चली जाओगी और उन लोगों से बहुत दूर रहोगी। इतना कहकर वो अपने पति के फोटो को पकड़कर रोने लगी। सिया जब अपने कमरे में गई तो आन्या उसका इंतज़ार कर रही थी। तो सिया ने पूछा, तुम अभी तक सोई नहीं? आन्या बोली, बस तेरा ही इंतज़ार कर रही थी, तुमसे कुछ बात करनी थी। सिया पूछी, क्या? आन्या पूछी, सिया क्या तू इस शादी से खुश है? सिया ने एक गहरी सांस ली और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई और बोली, पता नहीं। आन्या पूछी, पता नहीं? सिया 2 महीने बाद तेरी शादी है। तो सिया ने कहा, हमें पता है। आन्या बोली, देख अगर तुम शादी के लिए श्योर नहीं है तो मत कर ये शादी। सिया खिड़की के बाहर देखते हुए बोली,
हमने बात की है माँ से, पर उन्हें लगता है कि हम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। आन्या पूछी, तुमने कुणाल से बात की? सिया बोली, हाँ हमारी बात हुई है उनसे, पर उन्होंने ये कहा है कि हर लड़की शादी से पहले ऐसे ही फील करती है, और वैसे भी हमारी शादी में 2 महीने बाकी है, तो इस बीच हम एक दूसरे के जान लेंगे। आन्या ने कहा, ये बात तो ठीक है, पर हमें नहीं लगता कि तुम्हारे मन में कुणाल के लिए कभी कोई फीलिंग्स आएंगे। सिया ने कहा, आन्या, आज कुणाल ने हमसे कुछ ऐसा कहा जो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और अब हमें उनके बारे में शक होने लगा है। आन्या पूछी, मतलब? सिया ने कहा, तुझे तो पता है हम माँ को शादी के बाद अपने साथ मुंबई ले जाना चाहते हैं, और शादी के बाद भी उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं। और यही बात हमने कुणाल को बताया था। और इससे पहले सिया आगे कुछ कह पाती, आन्या ने कहा, उसने कहा है कि हम शादी के बाद इसके बारे में सोचेंगे, है ना? सिया ने कहा, हाँ, और एक अजीब बात है। आन्या ने पूछा, क्या? सिया ने कहा, अर्जुन सर यहाँ उदयपुर में है, ये बात किसी को भी पता नहीं है, पर कुणाल को पता है, और उसने हमसे कहा है कि। सिया ने आन्या को सब कुछ बता दिया जो कुणाल ने उससे कहा था। आन्या भी सब कुछ सुनने के बाद थोड़ा सोचते हुए बोली, कुणाल अपना बिजनेस सेट करना चाहता है, तो शायद इसे अर्जुन सर के बारे में पता होगा। सिया ने गहरी सांस ली, हो सकता है। अच्छा चलो सो जाते हैं, कल हमें जल्दी ऑफिस जाना है। वो अर्जुन सर को यहाँ पर एक पीए की ज़रूरत थी, तो धीरज सर ने हमें ये काम दिया है। आन्या ने कहा, अच्छा ठीक है चल। सिया और आन्या सोने चले गए। यहाँ राघव भी अर्जुन से बात करके पूरी सिचुएशन समझ लिया। अजय को इस बारे में और जांच पड़ताल करने के लिए कहकर वो सोने चला गया। सुबह होते ही सिया और आन्या की नींद एक साथ खुली। दोनों जल्दी से रेडी होकर नाश्ता करने बाहर आ गए। वैशाली ने नाश्ता टेबल पर परोस दिया और खुद भी उनके साथ बैठकर नाश्ता करने लगी। वैशाली ने कहा, आन्या बेटा, आज तुम्हें कुछ काम है क्या? आन्या ने कहा, हाँ माँ, आज हमें किसी से मिलने जाना है, पर हम 2 घंटे में वापस आ जाएंगे। क्यों माँ, कुछ काम है क्या? वैशाली बोली, हाँ बेटा, काम तो है, पर ठीक है, तुम अपना काम खत्म कर लो, फिर हम बताते हैं। आन्या ने कहा, माँ बस 2 घंटे की बात है, हम जल्दी आ जाएंगे। वैशाली ने कहा, ठीक है बेटा। आन्या ने कहा, सिया आज हमें तेरी स्कूटी चाहिए। सिया ने कहा, हाँ ठीक है ले जा, पर पहले हमें ऑफिस छोड़ देना। आन्या ने कहा, हाँ ठीक है, जल्दी नाश्ता कर फिर निकलते हैं। दोनों ने नाश्ता किया और अर्जुन के ऑफिस के लिए निकल पड़े। रैना ने ऑफिस का लोकेशन शेयर कर दिया था। आन्या ने सिया को ऑफिस छोड़ा और उसे बाय कहकर अपने काम के लिए निकल गई। सिया ऑफिस के अंदर गई और रिसेप्शन के पास जाकर अपना नाम और वहां आने का काम बताया। उसने सिया को थोड़ा इंतज़ार करने को कहा और वहां के मैनेजर को बुलाया। वहां के मैनेजर को धीरज ने फ़ोन करके सब बता दिया था और उस मैनेजर ने सिया को रिसीव करके अर्जुन का शेड्यूल उसे दे दिया। सिया ने शेड्यूल चेक किया और उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दिए। 1 घंटे बाद अर्जुन ऑफिस पहुंच गया। उसके आते ही सिया ने उसे उसका शेड्यूल बता दिया। तो अर्जुन ने कहा, ठीक है, उसके हिसाब से सारे फाइल्स रेडी रखना। सिया ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। अर्जुन ने कहा, मैनेजर से कहो कि हमें फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। इससे पहले अर्जुन आगे कुछ कह पाता, सिया ने उसके आगे कुछ फाइल्स रख दिए और कहा, सर हमने मंगवा लिया है, ये कुछ फाइल्स करंट ईयर से रिलेटेड है और बाकी के फाइल्स 2 घंटे में मिल जाएंगे। अर्जुन ने पहले सिया को देखा और फिर उन फाइल्स को। अर्जुन मन ही मन बोला, काम तो अच्छी तरह कर लेती है, राघव के लिए एक पीए की जरूरत तो है, प्रदीप तो अब टेंडर वाले काम में ही बिजी होगा,
तो ये ठीक रहेगी। एक्चुअली सिया के काम को चेक करने के लिए ही अर्जुन ने धीरज से कहकर उसे अपने पीए बनाया था आज के लिए। धीरज भी थोड़ा कंफ्यूज था कि अर्जुन ने सिया को क्यों चूज किया, जबकि उसके खुद के ही इस ब्रांच में ऑफिस में बहुत से लोग थे। अर्जुन सिया की तरफ देखा जो फाइल्स चेक कर रही थी और उसने उसे बुलाया। सिया। सिया ने कहा जी सर। तो अर्जुन ने कहा कॉफ़ी। सिया ने कहा जी सर अभी लाती हूँ। कुछ देर बाद सिया कॉफ़ी लेकर आई। उसके बाद दोनों काम में लग गए। दोपहर 1 बजे उनकी एक मीटिंग थी। उसके बाद कुछ और मीटिंग्स। उनका सारा काम खत्म होते होते शाम के 7 बज गए। वो लोग मीटिंग के लिए उदयपुर से बाहर आए थे। अर्जुन ने कहा चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, अभी 7 बज रहे हैं और उदयपुर पहुँचते पहुँचते 1 घंटा तो लग ही जाएगा। सिया ने कहा जी सर। दोनों कार में बैठ गए। सिया ने आज अर्जुन के साथ उसकी स्पीड को और काम करने के तरीके को अच्छे से मैच किया था। अर्जुन को अब यकीन हो गया कि सिया राघव के स्पीड को भी अच्छी तरह से मैच कर लेगी। तो अर्जुन ने उससे पूछा तुमने कभी हेड ऑफिस में जॉब ट्रांसफ़र के बारे में सोचा है? तो सिया ने कहा सोचा तो है सर, पर अर्जुन उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा तो ठीक है, नेक्स्ट वीक से हेड ऑफिस ज्वाइन कर लेना, कल तुम्हें तुम्हारी ट्रांसफ़र ऑर्डर्स मिल जाएंगे। तो सिया का ये ट्रांसफ़र क्या मोड़ लाएगा कहानी में, देखते हैं अगले चैप्टर्स में। इस कहानी के आगे भाग सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आप इस कहानी के पूरे भाग पढ़ना चाहते हैं, पूरी कहानी को पढ़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे क्लिक कीजिए और पूरी कहानी को बिंदास पढ़िएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।